हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम्स अड्डा 24/7 पर। तो जो बच्चे मुझे एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 से देख रहे हैं उन सभी का भी स्वागत है आज के इस सेशन के अंदर। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सोइल पोरोसिटी एंड एयर, यानी मृदा रंध्रता और जो है आपका मृदा वायु के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर दिया हुआ है। यहां पर आप क्लियर देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा होगा जो है सोइल पोरोसिटी, यानी कि हम बात कर रहे थे सोइल की फिजिकल जो है प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी कि मृदा की भौतिक जो आपकी विशेषताएं होती हैं उनकी बात करें तो उसके अंदर हम बात करें तो सोइल टेक्सचर, सोइल स्ट्रक्चर, सोइल डेंसिटी ये सारी कंप्लीट हो चुकी थी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है वो है आपकी सोइल पोरोसिटी, यानी मृदा रंध्रता जो है जिसे कहते हैं। और इसी के अंदर जो है आपको यहां पर नजर आ रहा होगा सोइल एयर। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक आपस में रेलिवेंट है, तो हम इनको एक साथ जो है यहां पर कवर करने वाले हैं। क्लास आपकी बायलिंगुअल फॉर्म में रहेगी, यानी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के दोनों स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं। चाहे आप 5th इंडियन कम्युनिटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, चाहे आप 6th इंडियन कम्युनिटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, तब भी आप इस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, सभी बच्चे इसको ज्वाइन कर लेंगे एग्रीकल्चर बाय अमन सर के नाम से। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। वहां पर मैं इस क्लास की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको प्रॉपर बने बनाए नोट्स जो है मिल जाएंगे। पिछली क्लासेस की पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाएंगी। तो हम यहां पर सबसे पहले समझेंगे कि पोरोसिटी का मतलब क्या होता है, यानी कि मृदा रंध्रता जो है वो कहते किसे हैं। फिर इसके बारे में जानेंगे कि मृदा रंध्रता यानी सोइल पोरोसिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं। देन इसका फॉर्मूला क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि सोइल पोरोसिटी को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सोइल एयर के बारे में। तो क्यों ना इसको समझने के लिए हम यहां पर एक बार रिवीजन कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सोइल के बारे में। कहोगे सर हर क्लास में आप इस टॉपिक को उठा के ले आते हो, क्योंकि ये क्या है आपका इंपॉर्टेंट है। यहां पर रिवीजन करना ही जो है इसके जरिए ही क्या करेंगे आप इस टॉपिक को समझेंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार जो है सोइल पोरोसिटी किसे कहते हैं। लेकिन उससे पहले हम यहां पर जनरली क्या है सोइल के कंपोनेंट्स को समझते हैं। तो मैंने आपको ये पहले भी बताया था, यानी कि कल की क्लास जो हमारी हुई थी तब भी मैंने आपको बताया था कि आपकी अगर हम बात करें सोइल कंपोनेंट्स की तो 50% क्या होता है आपका सॉलिड होता है। फटाफट सभी बच्चे बताएंगे मैंने क्या बताया था। 50% क्या है आपका उसके अंदर जो है सॉलिड परसेंट प्रेजेंट होता है, पोर्शन होता है। देन आपका 50% क्या है आपका पोरस होता है। 50% क्या है पोरस होता है, यानी कि खाली एरिया होता है, रंध्र जिसमें आपके प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो है हम बात करेंगे जो 50% सॉलिड है उसके अंदर मैं बात करूं तो आपका 5% जो है वो जनरली क्या है ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, और 5% के अंदर क्या 45% के अंदर क्या है आपके मिनरल होते हैं। यानी कि यहां पर 45% के अंदर क्या है आपके मिनरल प्रेजेंट होंगे, जिसे जनरली हम क्या कहते हैं खनिज कहते हैं। और 5% के अंदर आपका क्या है यहां पर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा, यानी कि जिसे जनरली क्या है कार्बनिक पदार्थ कहा जाता है। इतनी बात आपकी 50% सॉलिड की कंप्लीट हो चुकी है। देन अगर मैं बात करूं पोरस एरिया की तो इसमें क्या है आपका जो है देखते हैं तो यहां पर 25% एरिया के अंदर क्या है आपकी एयर प्रेजेंट है, और 25% एरिया के अंदर क्या है आपका वाटर प्रेजेंट होता है। ये कंडीशन है आपकी एक आइडियल सोइल की, यानी कि एक आदर्श मृदा की क्या है ये कंडीशन है, जहां पर 50% आपका सॉलिड है, 50% जो है पोरस है। उस 50% सॉलिड में 45% मिनरल है, 5% क्या है ऑर्गेनिक मैटर है, यानी कि कार्बनिक पदार्थ है। जो 50% पोरस है उसके अंदर आपका 25% एयर है, 25% क्या है उसके अंदर वाटर है। ये सिचुएशन आपकी कब है, ये सिचुएशन जनरली है आपकी एक आइडियल सोइल की। ठीक है, ये किसकी कंडीशन है, एक आइडियल सोइल की कंडीशन है। पहले भी मैं इस चीज को बता चुका हूं और आप लोगों को ये चीज यहां पर ऑलमोस्ट जो है समझ भी आ चुकी होगी। ठीक है, इतनी बात सभी को क्लियर हो चुकी है। अब मेरी ध्यान से बात सुनना
यहां पर जो ये आप खाली जगह देख रहे हैं, यानी कि जिसके अंदर क्या है वाटर फिल है और क्या है हवा फिल है, जिसके अंदर क्या है आपका वाटर फिल है और क्या है हवा फिल है, ये जो रीजन है ये कितना है 50% है। ये रीजन कितना आपका 50% है एक आइडियल सोइल के अंदर। अगर मैं बात करूं यहां पर जो है आपका वाटर और एयर की, तो जब मैंने कंपोनेंट्स ऑफ सोइल के बारे में पढ़ाया था तब मैंने वहां पर आपको बताया था कि ये चेंज होता रहता है। अगर बारिश ज्यादा होगी तो क्या है मिट्टी के अंदर पानी ज्यादा हो जाएगा तो हवा कम हो जाएगी, और अगर जो है मिट्टी सूखी होगी तो उसके अंदर हवा ज्यादा होगा, पानी क्या है कम हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पर फ्लैक्चुएट करता हुआ इसको दिखाया है। अब ये जो आपको खाली जगह दिखाई दे रहे हैं ना, यही जनरली क्या है आपके पोरस एरिया है, और इसी को हम क्या कहते हैं आपका जो है ये जो खाली जगह है इसी को आपका टोटल कितना है 50% है, तो इसी को पोरोसिटी कह दिया जाता है। यानी पोरोसिटी एक्चुअल में क्या है एक मेजरमेंट है, कह लीजिए आपका एक मेजरिंग के रूप में हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं कि मिट्टी का टोटल जो वॉल्यूम है, मिट्टी का जो टोटल वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में से कितने परसेंट जो है आपका वो खाली है, कितने परसेंट क्या है खाली है, कितने परसेंट के अंदर एयर और वाटर आपका फिल है, वो क्या कहलाता है उसकी पोरोसिटी कहलाती है। उसे हम क्या कहते हैं पोरोसिटी कहते हैं। बताओ आपको समझ आया? यानी कि मैं फटाफट रिपीट कर रहा हूं, ये आपकी एक आइडियल सॉइल की कंडीशन है जिसमें 50% सॉलिड 50% पोरस है। आपका 50% जो सॉलिड है उसमें मिनरल और उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। अब जो 50% पोरस है जो खाली वाला है उसमें आपकी एयर और वाटर प्रेजेंट है 25% ये जो खाली रीजन है यही आपका क्या कहलाता है पोरस एरिया कहलाता है, और ये कितना परसेंट मिट्टी के अंदर है वही क्या कहलाता है पोरोसिटी कहलाता है। कितने परसेंट मिट्टी के अंदर है वही क्या कहलाता है पोरोसिटी कहलाता है। यानी कि अगर हम पोरोसिटी को डिफाइन करना होगा तो आप क्या कहेंगे बताइए, पोरोसिटी की डेफिनेशन को आप क्या लिखेंगे? तो पोरोसिटी की डेफिनेशन को आप लिखेंगे परसेंट ऑफ सोयल वॉल्यूम। ठीक है, क्या लिखेंगे? परसेंट ऑफ सोयल वॉल्यूम occupied by परसेंट ऑफ सोयल वॉल्यूम occupied by, ठीक है, क्या लिखेंगे आप? परसेंट ऑफ सोयल वॉल्यूम occupied by जो है occupied by एयर एंड वाटर, occupied by एयर एंड जो है वाटर, इस तरीके से आप कह सकते हैं। यानी कि कितना परसेंट जो है आपका सोयल का टोटल जो 100% है, इस 100% का कितना परसेंट जो है वो आपका वाटर एंड एयर के द्वारा जो है ऑक्यूपाई है, एयर और वाटर के द्वारा क्या है ऑक्यूपाई है। इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। दूसरा तरीका जो है आपका इसी को डिफाइन करने का, हम ऐसा भी तो कह सकते हैं ना कि ये जो आपका 100% एरिया है इसका कितना परसेंट वॉल्यूम जो आपका 100% वॉल्यूम है इसका कितना परसेंट वॉल्यूम जो है वो सॉलिड के द्वारा ऑक्यूपाइड नहीं है। यानी कि अगर आप देखेंगे ये क्या है खाली जगह है ना, ये खाली जगह, यहां पर आपका सॉलिड तो प्रेजेंट नहीं है ना, तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं यानी कि परसेंट ऑफ सोइल वॉल्यूम, परसेंट ऑफ सोयल वॉल्यूम नॉट ऑक्यूपाइड बाय सॉलिड। ठीक है, परसेंट ऑफ सोयल वॉल्यूम नॉट ऑक्यूपाइड बाय सॉलिड, ऐसा भी तो हम कह सकते हैं, नॉट ऑक्यूपाइड बाय सॉलिड, यानी सॉलिड के द्वारा ऑक्यूपाई नहीं है। कहने का मतलब सॉलिड आपका यहां पर क्या होगा, यानी मिनरल, आपका मिनरल हो गया, इसके साथ ही साथ आपका ऑर्गेनिक मैटर हो गया, इसके द्वारा ऑक्यूपाइड नहीं है, वो जनरली क्या कहलाता है पोरोसिटी कहलाता है। उसे हम क्या कहते हैं पोरोसिटी कहते हैं, यानी उसी को मृदा रंध्रता कहा जाता है। बताओ बात समझ में आई? क्लियर हो चुकी है? तो मृदा रंध्रता यानी पोरोसिटी क्या है, एक्चुअल में एक सोइल की फिजिकल प्रॉपर्टी है जो हमें यह बताती है कि जो टोटल मिट्टी है, यानी कि जो मिट्टी है उसका अगर टोटल वॉल्यूम करते हैं, उस टोटल वॉल्यूम में कितना वॉल्यूम आपका एयर और वाटर के द्वारा ऑक्यूपाई है, कितना परसेंट एयर और वाटर के द्वारा ऑक्यूपाई है, वही आपका सोइल पोरोसिटी कहलाता है या मृदा रंध्रता उसी को हम कहते हैं। इतनी बात आप सभी लोगों को समझ आ चुकी है। अब नेक्स्ट मुझे यहां पर बताइए, अगर मैं आपसे पूछता हूं जो सोइल के अंदर पोर्स प्रेजेंट है, यानी कि सोइल के अंदर जो पोर्स प्रेजेंट है उसके अंदर क्या रहेगा, उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? तो पोर्स के अंदर आपका क्या पाया जाता है
तो बताओ, अभी मैं आपको जस्ट बता के हटाऊं, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। तो उसके अंदर क्या है, वाटर एंड एयर पाई जाती है ना। यानी कि जो पोर स्पेस होता है, जो आपका पोर स्पेस होता है, पोर स्पेस होता है या फिर कह लीजिए जो पोर्स होते हैं, उसके अंदर जनरली क्या है, एयर एंड जो है आपका, एयर एंड क्या है आपका जो है वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक मिनट रुकिए भाई, ये फिर से हैंग करने लग जाता है ना। एयर एंड वाटर क्या है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये आप कह सकते हैं, एयर एंड वाटर प्रेजेंट होता है। बात समझ में आई? अच्छा, एक चीज और, एक डेफिनेशन हम और लिख सकते हैं, अभी पोर स्पेस से मुझे याद आ गया। ये आपका जनरली क्या है, पोरस एरिया है। ये क्या है, पोरस एरिया है, या इसे हम क्या कहेंगे, पोरस स्पेस भी कह देंगे, या क्या कहेंगे, पोरस स्पेस कह देंगे। तो हम यहां पर एक डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं कि परसेंट ऑफ सोइल वॉल्यूम, लिख लीजिए, परसेंट ऑफ सोइल वॉल्यूम, परसेंट ऑफ सोइल वॉल्यूम, ठीक है, परसेंट ऑफ सोइल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पोर स्पेस, ऑक्यूपाइड बाय पोर स्पेस। तो बात एक ही है, बस जैसे मर्जी लिख लीजिए। ये आपकी मैंने अलग अलग जो है डेफिनेशन अलग अलग तरीके से बता दिया है, आपको जो ठीक लगता है वो आप इसमें से आंसर जो है लिख सकते हैं अपने, जब आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा पोरोसिटी कैसे कहते हैं। ठीक है, तो परसेंट ऑफ सोइल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पोर स्पेस, या पोर स्पेस को ही हम क्या कहते हैं, कई बार जो है आपका वॉइड भी कह देते हैं। पोर स्पेस को ही हम क्या कहते हैं, वॉइड भी कहते हैं, यानी कि खाली जगह भी कह दिया जाता है। बात समझ में आई? इसे क्या कह दिया जाता है, वॉइड भी कह दिया जाता है, यानी खाली जगह भी बोल दी जाती है। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर देखिए आपको ये मिट्टी नजर आ रही है, इस मिट्टी के अंदर देखिए आपको ये तो सोइल के पार्टिकल्स नजर आ रहे होंगे। ये क्या है, आपको सोइल के पार्टिकल्स जो है इसके अंदर नजर आ रहे होंगे। जैसे मैं बताऊं तो ये जनरली क्या है आपका, एक मिनट कलर चेंज करना पड़ेगा भाई, ये जनरली क्या है आपको मिट्टी के कण नजर आ रहे हैं। ये क्या है, आपको मिट्टी के कण नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए इन मिट्टी के कण के अंदर यानी सोइल पार्टिकल्स के बीच में आपको खाली जगह नजर आ रही है। तो इस खाली जगह को हम क्या कहते हैं, पोर स्पेस कहते हैं, या इसी को क्या कह दिया जाता है, वॉइड्स भी बोल दिया जाता है। इसी को हम क्या कह देते हैं, एक टर्म यूज कर लेते हैं इसके लिए, वॉइड्स भी जो है इसको कह देते हैं। ठीक है, तो वही मैंने यहां पर लिखा है कि परसेंट ऑफ सोइल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पोर स्पेस, या फिर आपका वॉइड्स, वो आपका क्या कहलाता है, पोरोसिटी कहलाता है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप मिट्टी की पोरोसिटी को चेंज कर सकते हो? जैसे मैंने सोइल टेक्सचर जब पढ़ाया था, अगर आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले पिछली क्लास जरूर देखें, उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको सोइल साइंस की मिल जाएगी। अगर आपने पिछली क्लास अभी तक नहीं देखी तो आपको चीजें यहां पर अच्छे से समझ नहीं आएंगी। ठीक है, तो पिछली क्लास आपको ध्यान से जो है जरूर देखनी है, उसके बाद आप इस क्लास को देखेंगे तो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आएंगी। ठीक है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या आप सोइल की पोरोसिटी को चेंज कर सकते हो? यानी कि मिट्टी के अंदर जो मृदा रंध्रता है, क्या आप उसको बदल सकते हो? बताओ। ऑब्वियस सी बात है, उसको बदला जा सकता है। अगर आप मिट्टी को खुदाई कर देते हैं, यानी कि मिट्टी के अंदर अगर आप टिलेज कर देते हैं तो उसकी पोरोसिटी चेंज हो जाएगी। कल की क्लास के अंदर ही तो हमने पढ़ा था, डेंसिटी के अंदर मैंने आपको बताया था ना, पोरोसिटी अगर चेंज हो रही है तो जनरली क्या आपकी डेंसिटी यानी बल्क डेंसिटी भी चेंज हो रही है। बताया था, पोरोसिटी अगर बढ़ रही है तो बल्क डेंसिटी क्या हो रही थी, आपकी घट रही थी। ये मैंने कल की क्लास के अंदर आपका बताया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पोरोसिटी जो है वो कैसी आपकी जो है डायनेमिक प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? डायनेमिक फिजिकल प्रॉपर्टी है। जैसे सोइल टेक्सचर था, सोइल टेक्सचर जनरली क्या है, नॉन डायनेमिक फिजिकल प्रॉपर्टी थी, लेकिन सोइल स्ट्रक्चर क्या था आपका, डायनेमिक प्रॉपर्टी थी, यानी कि वो चेंज हो सकती थी। सेम उसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहां पर पोरोसिटी की, तो पोरोसिटी जनरली आपकी क्या है, एक्चुअल में लिख लीजिए यहां पर, पोरोसिटी ये भी क्या है आपकी चेंज हम कर सकते हैं। तो चेंज ये हो सकती है, तो इसीलिए ये जनरली क्या है, डायनेमिक फिजिकल प्रॉपर्टी है। कैसी है? डायनेमिक फिजिकल प्रॉपर्टी है, यानी कि आप इसको क्या कर सकते हो, बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो। बात समझ में आई? इसे आप बदल सकते हो और चेंज कर सकते हो। तो ये बात आपको यहां पर समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको पोरोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो सभी बच्चे एक बार जो है वीडियो को लाइक कर देंगे, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेंगे। जो बच्चे मुझे एग्रीकल्चर 24/7 से देख रहे हैं
तो मैं उनको बताना चाहूंगा, हमारा एक सेपरेट चैनल है एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम्स अड्डा 24/7। वहां पर बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर की क्लासेस आपकी चलती है। एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सीयूटी पीजी, यूपी कैडेट पीजी, इनकी भी क्लासेस चलती है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इन एग्जाम्स की, तो आप उस चैनल पर जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लासेस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर ये कुछ कॉमन चीजें थी जो मैंने आपको यहां पर बता दी। आप देख सकते हैं जनरली कौन कौन सी चीजें थी, यानी पोरोसिटी की डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, देन आपका पोर स्पेस क्या होते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया, और हमने यहां पर उसको समझा है इस वाले कंपोनेंट से, कंपोनेंट वाले पोर्शन से। तो पोरोसिटी क्या है, आपकी चेंज होती रहती है, इतनी बात आपको पता चल चुकी है। अब पोरोसिटी के लिए देखिए यहां पर आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप चाहे तो इस डेफिनेशन को फॉलो कर सकते हैं या फिर पिछली वाली को बात एक ही है। पोरोसिटी रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ सोयल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पोर स्पेस। यही तो मैंने आपकी लिखवाई थी, तीसरी डेफिनेशन है ना, यानी कि कितना जो है मिट्टी का जो ओवरऑल वॉल्यूम है उसके वॉल्यूम का कितना पोर स्पेस के द्वारा ऑक्यूपाइड है, यानी एयर और वाटर के द्वारा ऑक्यूपाइड है। आप में से बहुत से बच्चे कह रहे होंगे सर कितनी बार रिपीट करोगे, इतनी बार रिपीट कर चुके, समझ हमको आ चुका है ना। ये मेरे रिपीट करने का मकसद ये है ताकि आपको इसी क्लास के अंदर ये चीजें क्लियर हो जाए, इसी क्लास के अंदर आपको डेफिनेशन याद हो जाए, इसी क्लास के अंदर आपको सारी चीजें याद हो जाए, है ना। तो इसीलिए मैं चीजों को रिपीट करता हूं यहां पर। देन देखिए नेक्स्ट आपका हिंदी वाले, मृदा रंध्रता से अभिप्राय है कि मृदा के कुल आयतन का वह प्रतिशत जो छिद्र स्थान से भरा होता है, यानी वायु और जल से क्या है, भरा होता है। तो पोर स्पेस नॉट ऑक्यूपाइड बाय सॉलिड, हम ऐसा भी तो कह सकते हैं, यानी कि मिट्टी का वो भाग जो कि क्या सॉलिड के द्वारा ऑक्यूपाई नहीं है, वो जनरली क्या होगा, आपका पोर स्पेस होगा। बात समझ में आई। उसे हम क्या कह देंगे, आपका जो है पोरोसिटी कह देंगे, उसे क्या कहेंगे, पोरोसिटी कहेंगे, मृदा रंध्रता कह देंगे। अब ये डायग्राम आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। चलिए यहां पर देखिए, आपको ये बात तो पता चल चुकी है पोर स्पेस किसे कहते हैं, यानी कि मिट्टी के जो सोइल के पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर या उनके बीच में जो पोर होते हैं, यानी कि जो खाली जगह होती है उसको पोर स्पेस कहते हैं। तो जो आपके पोर स्पेस होते हैं मिट्टी के अंदर, वो आपके क्या है, दो प्रकार के होते हैं। वो जनरली क्या है, दो प्रकार के होते हैं। तो चलिए जानते हैं टाइप्स ऑफ सोइल पोर्स, यानी मिट्टी के अंदर जो पोर्स होते हैं वो आपके क्या है, दो प्रकार के होते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये दो प्रकार जनरली क्या है, यहां पर कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखिए यहां पर मैं आपको ये मिट्टी के पार्टिकल बना रहा हूं, मिट्टी के कण आपको बना रहा हूं, ठीक है, जो अभी हमने पीछे देखा ना, यानी कि जो मैंने अभी आपको पीछे पिक्चर भी दिखाई थी। तो ये मान लीजिए ये क्या है, मिट्टी के पार्टिकल है, मिट्टी के कण है। तो आपको यहां पर जो है एक चीज नजर आ रही होगी, इन मिट्टी के पार्टिकल के बीच में, इन मिट्टी के कणों के बीच में क्या है, आपको स्पेस नजर आ रहा होगा। बताओ स्पेस आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहां पर देखिए ये वाली जो जगह है ये आपकी क्या है, खाली नजर आ रही है। ये वाले तो जनरली क्या है, सोइल पार्टिकल्स हैं भाई, है ना। इन्हें तो हम क्या कहेंगे, सोइल पार्टिकल्स कह देंगे, यानी कि ये जनरली क्या है, सोइल पार्टिकल्स है, या फिर कह लीजिए मिट्टी का क्या है, सॉलिड पोर्शन है। लेकिन इनके बीच में आपको खाली जगह जो नजर आ रही है उसे हम क्या कहते हैं, आपका पोर स्पेस कहते हैं। लेकिन कैसे पोर स्पेस कहते हैं, तो ध्यान देना, यहां पर पार्टिकल के बीच में स्पेस है, यानी कि दो पार्टिकल है, दो पार्टिकल के बीच में स्पेस है। ये वाली जो जगह नजर आ रही है आपको, ये दो पार्टिकल या 3-4 पार्टिकल के बीच का स्पेस है। तो इसे हम क्या कहते हैं, मैक्रोपोर्स कहते हैं। ये आपके पोर स्पेस है, नो डाउट ये पोर स्पेस है, लेकिन ये कैसा पोर स्पेस है, इसे आपका मैक्रोपोर्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं हम इसे, मैक्रोपोर्स कहते हैं। यानी ये कैसे पोर्स हैं, आपके मैक्रोपोर्स हैं। बात समझ में आई, ये क्या है, आपके मैक्रोपोर्स हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी है। देन नेक्स्ट अगर मैं बात कर लूं यहां पर माइक्रोपोर्स, तो माइक्रोपोर्स का मतलब क्या होता है, अब ये बात समझिए। देखिए माइक्रोपोर्स किसे कहते हैं, तो जैसे मान लीजिए ये जनरली क्या है, आपके सोइल के पार्टिकल्स है, या सोइल के कह लीजिए एग्रीगेट्स है। ये क्या है, सोइल के आपके एग्रीगेट्स हैं, यानी कि जिस तरीके से वो पार्टिकल आपको नजर आ रहे हैं सेम उसी तरीके से ये भी पार्टिकल्स हैं, लेकिन ये क्या है, आपके पोरस है। यानी यहां पर क्या है, इन पार्टिकल या फिर कह लीजिए ये जो सोइल के एग्रीगेट्स है,
इनके बीच में भी या इन सोयल पार्टिकल्स के बीच में भी क्या है आपका स्पेस प्रेजेंट है, इनके बीच में भी क्या है पोरस प्रेजेंट है, इनके बीच में भी क्या है पोरोसिटी प्रेजेंट है। तो उसी को हमने क्या कह दिया, माइक्रोपोर्स कह दिया। बात समझ में आई? जैसे ये आपका एक पार्टिकल था, ये पार्टिकल था, ये पार्टिकल, इनके बीच में आपका जो स्पेस था उसे आपका मैक्रोपोर्स कहा गया। अब जो ये आपका एक सिंगल पार्टिकल है उसके अंदर आपके क्या है पोर्स प्रेजेंट है छोटे छोटे, तो उसे जनरली क्या कहा जाता है, उसे आपका कहा जाता है माइक्रोपोर्स। उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोपोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, माइक्रोपोर्स कहते हैं। अब ये माइक्रोपोर्स बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा जो है साइज में क्या है छोटे होते हैं। मैक्रो का मतलब ही होता है लार्ज, है ना, और माइक्रो का मतलब क्या होता है सूक्ष्म। माइक्रो का मतलब क्या होता है सूक्ष्म। तो ये जो माइक्रोपोर्स होते हैं ये साइज में क्या है काफी ज्यादा छोटे होते हैं। और अगर मैं बात करूं मैक्रोपोर्स की तो ये क्या है साइज में आपके बड़े होते हैं। तो यहां पर अगले जो है यहां पर मैं लिख देता हूं आपका, इनमें दोनों में डिफरेंस लिख लेते हैं। चलिए सबसे पहले मैं मैक्रोपोर्स के बारे में दोनों के एक साथ लिखेंगे। खैर मैक्रोपोर्स हो गया, इधर आपका जनरली क्या है माइक्रोपोर्स हो गया। अब आप लोग बताएंगे दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि मैंने आपको बेसिक चीज तो आप लोगों को बता दी है। बताइए दोनों के अंदर डिफरेंस जनरली क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर मैक्रोपोर्स की, तो मैक्रोपोर्स आपका किसके बीच में, पार्टिकल्स के बीच का स्पेस है। यानी हम ऐसा कह देंगे कि मैक्रोपोर्स एक्चुअल में क्या होता है, स्पेस विद इन द पार्टिकल्स, यानी बिटवीन द पार्टिकल्स, है ना। जनरली आपका क्या है, यानी पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम मैक्रोपोर्स कहते हैं। यानी कि जो है आपका स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। तो मैक्रोपोर्स क्या है, हम कह देंगे ऐसा, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है, बिटवीन द पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम मैक्रोपोर्स कहते हैं। और माइक्रोपोर्स क्या होता है, पार्टिकल्स के अंदर, पार्टिकल्स के अंदर, या फिर कह लीजिए आपका ग्रेनुलर्स के अंदर, यानी जो ग्रेन्स होते हैं, यानी कि एक दाना जो कह लीजिए आपका मिट्टी का एक दाना जो होता है उसके बीच में आपका क्या है स्पेस होता है। तो हम ऐसा कह देंगे बिटवीन द विद इन द पार्टिकल, विद इन द पार्टिकल, यानी कि हम ऐसा कह देंगे यहां पर स्पेस, ठीक है, स्पेस विद इन द पार्टिकल्स, विद इन द पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल्स के अंदर जो आपके स्पेस होते हैं वो जनरली क्या कहलाता है, आपका माइक्रोपोर्स कहलाता है। उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोपोर्स कहते हैं। बात समझ में आई? देन नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे, ये जनरली क्या है आपके लार्ज इन साइज। ये क्या होते हैं, लार्ज इन साइज, यानी साइज में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। आपने देखा ना यहाँ पर, ये देखिए कितना कितना ज्यादा स्पेस यहाँ पर नजर आ रहा है, और यहाँ पर क्या बहुत ही कम स्पेस नजर आ रहा है। तो ये जनरली क्या है, स्मॉल इन साइज। ये क्या होते हैं आपके, छोटे होते हैं, स्मॉल इन साइज। आप यहां पर नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे। बात क्लियर हुई? देन उसके बाद नेक्स्ट यहां पर आप क्या लिखेंगे, जो मैक्रोपोर्स होते हैं, मैक्रोपोर्स यानी साइज में बड़े हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इनसे क्या है हवा और पानी क्या है इजीली आपका आ जा सकेगा। ये आप पॉइंट लिख सकते हो। माइक्रोपोर्स की बात करें, साइज में छोटे, तो इनसे क्या है हवा और पानी इजीली आ जा नहीं सकेगा, यानी उतनी आसानी से नहीं आ पाएगा, जा पाएगा। भाई आपको एक खुला एरिया दिया जाए, आप आसानी से उस पर जा सकते हो, गुजर सकते हो, घूम सकते हो, फिर सकते हो। लेकिन एक कंजेस्टेड एरिया दे दिया जाए, एक छोटा एरिया दिया जाए, तो नहीं घूम पाओगे ना आप। तो वही चीज यहां पर है कि मैक्रोपोर्स के अंदर क्या है, आपकी जगह ज्यादा होती है, तो पानी और हवा आसानी से आ जा सकती है। लेकिन माइक्रोपोर्स के अंदर क्या है, आ जा नहीं सकती। लेकिन एक्चुअल में देखिए सीन जनरली यहां पर क्या है आपका, अगर मैं बात करूं मैक्रोपोर्स की और माइक्रोपोर्स की, तो मैंने सोयल जो है टेक्सचर, सोयल पार्टिकल्स आपको पढ़ाया था। तो मैंने सैंड, सिल्ट और क्ले के बारे में आपको पढ़ाया था। तो सैंड, सिल्ट और क्ले के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि सैंड जो होता है उसके अंदर जनरली क्या है, पोरोसिटी कम होती है। पोरोसिटी कम होती है कहने का मतलब उसके अंदर माइक्रोपोर्स कम होते हैं, मैक्रोपोर्स उसके अंदर क्या है ज्यादा होते हैं। तो ओवरऑल पोरोसिटी क्या होती है उसकी कम होती है। लेकिन क्ले के अंदर क्या है, माइक्रोपोर्स ज्यादा होते हैं और मैक्रोपोर्स क्या है आपके कम होते हैं। तो ओवरऑल पोरोसिटी आपकी क्ले के अंदर क्या होती है, ज्यादा होती है। बहुत से बच्चे कह रहे होंगे सर क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो तभी मैं कह रहा हूं अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो जाओ पहले पिछली क्लासें देखो। भाई आप जो है फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आप वो स्टूडेंट हैं जिनका बेसिक बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो जब तक आप लगातार कंटिन्यू सीरीज के अंदर क्लासेस नहीं देखोगे
तब तक आपको चीजें पल्ले पड़ने वाली नहीं है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं पिछली क्लासें देख लेंगे, और जिन बच्चों ने देखी हुई है उनको समझ आ रहा है, और समझ आ रहा है तो प्लीज एक बार जो है सभी बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे। और जनरली जो है आपका जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, मैक्रोपोर्स के अंदर, यानी कि जनरली मैक्रोपोर्स आपके किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो सैंड में क्या है आपके ज्यादातर मैक्रोपोर्स, यानी कि सैंड के अंदर क्या है डोमिनेटेड कह लीजिए, सैंड के अंदर क्या है मैक्रोपोर्स आपके क्या होते हैं डोमिनेटेड होते हैं। देन अगर माइक्रोपोर्स की बात करें तो माइक्रोपोर्स जनरली क्या आपके क्ले के अंदर जो है डोमिनेटेड होते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं ना, यानी क्ले के अंदर क्या है माइक्रोपोर्स ज्यादा पाए जाते हैं, और आपके सैंड के अंदर क्या है मैक्रोपोर्स ज्यादा पाए जाते हैं। बात क्लियर हुई, इतनी बात समझ में आ चुकी है। चलिए, तो ये आपका यहां पर मैक्रोपोर्स यानी कि पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम मैक्रोपोर्स करते हैं, बिटवीन द पार्टिकल्स, विद इन द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के अंदर जो आपका पोर्स है उसे माइक्रोपोर्स कहा जाता है। ये आपका यहां पर पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं। देखिए ये क्या है आपको सोइल का एग्रीगेट नजर आ रहा होगा, यानी कि मिट्टी का एक जो है कह लीजिए ग्रेन नजर आ रहा है, या मिट्टी का एग्रीगेट नजर आ रहा है। उसके बीच में देखिए आपको इस तरीके से छेद नजर आ रहे हैं, ठीक है, उसके बीच में छेद नजर आ रहे हैं, इन्हें हमें माइक्रोपोर्स कहा है। और इन पार्टिकल के बीच में जो आपको छेद नजर आ रहा है उसे क्या कहा गया, आपका मैक्रोपोर्स कहा गया, उसे क्या कहा गया मैक्रोपोर्स यहां पर जो है बोला गया, ठीक है। बात समझ में आ गई, इतनी बात आपकी क्लियर है। चले आगे बढ़े, यहां पर देखिए कोर्स सैंड ग्रेन है, तो आपको यानी कि ये सैंड दिखाई गई, जिसमें आप देखेंगे तो सिर्फ आपको मैक्रोपोर्स नजर आ रहे हैं, माइक्रोपोर्स आपको यहां पर दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन ये आपका क्या है क्ले एग्रीगेट्स है, तो यहां पर आपके मैक्रोपोर्स भी है माइक्रोपोर्स भी है, दोनों के दोनों है। इसीलिए ओवरऑल पोरोसिटी क्या है क्ले की ज्यादा होती है, सैंड की ओवरऑल पोरोसिटी क्या होती है कम होती है। बात समझ में आ गई है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट जो है वह यहां पर बात कर लेते हैं कि पोरोसिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं। पोरोसिटी को जो है कैलकुलेट कैसे किया जाता है उसके बारे में अब यहां पर बात कर लेते हैं। तो यहां पर जो है मैंने आपको जो कंपोनेंट्स ऑफ सोइल आपको बताया था, कंपोनेंट्स ऑफ सोइल आपको बताया था, तो वहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि 50% क्या है सॉलिड है, 50% क्या है आपका पोरस है, यानी कि ओवरऑल आपका कितना है 100% है। इतनी बात आपको पता चल चुकी है, यानी कि हम यहां पर ऐसा लिख सकते हैं कि 100% जो है वो आपका कब बन रहा है, 100% जो है वो आपका कब बन रहा है, 100% जो है वो आपका बन रहा है जब इसके अंदर क्या है जनरली हम कह सकते हैं परसेंट ऑफ, ठीक है, परसेंट ऑफ जो है आपका पोर स्पेस, ठीक है, परसेंट ऑफ पोर स्पेस, ठीक है, परसेंट ऑफ पोर स्पेस, यानी पोर स्पेस आपका कितना है। देन आपका इसी के अंदर आपका लिख लीजिए परसेंट ऑफ सॉलिड स्पेस, परसेंट ऑफ सॉलिड स्पेस। बात समझ में आई, नहीं आई बात समझ में, बताइए। मिट्टी के अंदर आपका क्या है पोरस एरिया है और क्या है सॉलिड एरिया है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो आपका यानी कि परसेंट ऑफ पोर स्पेस, परसेंट ऑफ सॉलिड स्पेस, तो वो आपका किसके बराबर होगा 100% के बराबर होगा ना, वो आपका 100% के बराबर होगा कि नहीं होगा भाई। 50% सॉलिड है 50% पोरस है, तो दोनों मिला के 100% हुए। तो हमें नहीं पता भाई, हमें तो आइडियल सोइल नहीं मान के चल रहे, हम कोई सी भी सोइल मान के चल रहे हैं, तो उसके अंदर जो है कुछ परसेंट आपका सॉलिड होगा, कुछ परसेंट क्या है पोरस होगा। तो जो आपका परसेंट का मतलब 100 होता है, तो दोनों को अगर हम ऐड करते तो 100% यहां पर मान के चलते हैं। लेकिन अगर हमें क्या करना है यहां पर, हमें तो क्या निकालना है परसेंट ऑफ पोर स्पेस निकालना है। परसेंट ऑफ पोर स्पेस को क्या कहते हैं हम जनरली पोरोसिटी कहते हैं। तो हमें तो ये निकालना है ना, तो हम इसकी जगह यहां पर जो है वर्ड यूज कर लेते हैं पोरोसिटी, हम इसके जगह क्या वर्ड यूज कर लेते हैं पोरोसिटी, परसेंट ऑफ पोर स्पेस, उसी को तो पोरोसिटी कहते हैं ना। तो हमें तो क्या करना है यहां पर पोरोसिटी कैलकुलेट करनी है, ध्यान से सुनना। तो पोरोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे 100 में से इस सॉलिड को माइनस कर देंगे, यानी हमने यहां पर क्या किया 100 में से जो है आपका परसेंट ऑफ सॉलिड स्पेस जो है माइनस कर दिया, परसेंट ऑफ सॉलिड स्पेस जो है आपका माइनस कर दिया। बात समझ में आई, नॉर्मल मैथमेटिक्स है, इतना तो आपको पता ही है। ये हमको निकालना था, तो इसमें 100 में से मैंने क्या करा इसको माइनस कर दिया। अब यहां पर आप फंस गए भाई, 100 जो है आपका परसेंट सॉलिड स्पेस से तो आपको पता ही नहीं है भाई, मिट्टी के अंदर कितना परसेंट सॉलिड स्पेस होता है वो तो आपको पता ही नहीं है। वो तो आपको यानी कि जो है पोरोसिटी आप तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब आपको ये वैल्यू पता होगी, है ना।
तो इसको नोट कर लीजिए, यानी परसेंट सॉलिड स्पेस आपका इसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी किसी मिट्टी के अंदर परसेंट सॉलिड स्पेस निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। यहां पर देखिए मैं अगले उस पे लिख देता हूं, ठीक है। परसेंट सॉलिड स्पेस का जो फॉर्मूला होता है, परसेंट सॉलिड स्पेस का जो फॉर्मूला होता है वो आपका जनरली होता है बल्क डेंसिटी अपॉन जो है पार्टिकल डेंसिटी इनटू आपका 100। ये फॉर्मूला आपका होता है। अब याद कैसे रखना है, बल्क डेंसिटी ऊपर है, पार्टिकल डेंसिटी नीचे है और इनटू 100 है। तो आपको ये पता होगा एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंस कौन सी है, किसकी है, बल्क डेंसिटी की है। और जिसकी ज्यादा वैल्यू होती है उसे हम क्या करते हैं, सर पे बिठा के रखते हैं, है ना। तो इस तरीके से याद रखना, बल्क डेंसिटी की एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कल की क्लास में मैंने बताया था पार्टिकल डेंसिटी की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, तो बल्क डेंसिटी की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो वो ऊपर रहेगा और पार्टिकल डेंसिटी आपकी नीचे रहेगी। जिसकी जरूरत नहीं होती है, जिसकी वैल्यू नहीं होती है, वो पैरों तले रहता है, जिसकी वैल्यू होती है उसको सर पे चढ़ा के रखते हैं। तो ये आपको यहां पर इस तरीके से याद रखना है। तो अब चलिए यहां पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, यानी कि अब यहां पर हम क्या करेंगे, जनरली 100 का 100 रहने देंगे, माइनस परसेंट ऑफ सॉलिड स्पेस को क्या कर देंगे, परसेंट ऑफ सॉलिड स्पेस को यहां पर हम लिख देंगे बल्क डेंसिटी अपॉन जो है पार्टिकल डेंसिटी इनटू जो है 100। तो ये क्या है, आपका पोरोसिटी का फॉर्मूला निकल कर आ चुका है। ये क्या है, आपका परसेंट पोरोसिटी का फॉर्मूला, या कह लीजिए पोरोसिटी का फॉर्मूला जो है निकल कर आ चुका है। अब इसको हम थोड़ा और सिंपलीफाई कर सकते हैं। इसको सिंपलीफाई कैसे कर सकते हैं, 100 को हम यहां पर क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। चलिए मैंने क्या किया, 100 को यहां पर जो है कॉमन ले लिया, यानी कि बल्क डेंसिटी अपॉन जो है पार्टिकल डेंसिटी, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा आपका, ये बचेगा। ये मैंने क्या करा, यहां पर 100 को कॉमन ले लिया। भाई 100 को बाहर मैंने निकाल दिया, तो 100 का बाहर चला गया, तो यहां पर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। और ये 100 आपका मल्टीप्लाई में, तो ये 100 तो बाहर चला ही गया, 100 मैंने कॉमन लिया आपका। तो यहां पर देखिए बल्क डेंसिटी अपॉन पार्टिकल डेंसिटी बच जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला भी आपका बन सकता है, और ज्यादातर आपको बुक्स के अंदर यही फॉर्मूला फाइनल देखने को मिलेगा। तो इस फॉर्मूले को याद रखना, एग्जाम के अंदर कई बार ये फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है और इससे न्यूमेरिकल भी बनते हैं ना। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर आपको बल्क डेंसिटी पार्टिकल डेंसिटी दी हुई है तो आप पोरोसिटी आराम से निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, है ना भाई। बल्क डेंसिटी पार्टिकल डेंसिटी आपको दी हुई है तो पोरोसिटी निकाल लोगे ना, आराम से निकाल लोगे। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पोरोसिटी की कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि मृदा रंध्रता की कैलकुलेशन की जाती है। बताओ, इतनी बात सभी को समझ में आ चुकी है, क्लियर है सभी को। आगे बढ़े। अब यहां पर देखिए इसको नोट करना है तो आप लोग नोट कर लीजिए, मैं साइड में हो गया हूं, है ना। बाकी पीडीएफ में आपको जो है टेलीग्राम पर दे दूंगा। अब बात आ जाती है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि पोरोसिटी को अफेक्ट करते हैं। बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, हम पिछली क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, वही कॉन्सेप्ट हम यहां पर भी करेंगे। देखिए मैं आपका ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं यहां पर कोई थ्योरी लेके नहीं आया हूं, लाइनें मैं लेके नहीं आया हूं। आप आराम से इस चीज को लिख सकते हैं, मैं अभी आपको बता दूंगा कैसे लिखना है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग पोरोसिटी, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सेमेस्टर के अंदर अगर आया तो, कि पोरोसिटी क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पोरोसिटी को अफेक्ट करते हैं। तो आपको जो अभी तक मैंने बताया वो सारा लिखना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपका सोइल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, तो सोइल स्ट्रक्चर यानी मृदा संरचना के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वहां पर पढ़ाया था कि जो क्रम्बी स्ट्रक्चर होता है, ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर पोरोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। प्लेटी स्ट्रक्चर के अंदर और आपका प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, आपकी पोरोसिटी क्या होती है, कम होती है। तो वही आपको यहां पर लिखना है। अगर मिट्टी के अंदर जनरली क्या क्रम्बी या ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है तो पोरोसिटी ज्यादा होगी, यानी कि यहां पर आप लिख लीजिए क्रम्बी एंड जो है आपका ग्रैनुलर, ठीक है। क्रम्बी एंड जो है ग्रैनुलर स्ट्रक्चर अगर होगा तो पोरोसिटी, यानी कि अगर जो ये होगा तो पोरोसिटी क्या होगी आपकी ज्यादा होगी। तो पोरोसिटी क्या होगी आपकी ज्यादा होगी। अगर जनरली क्या प्लेटी या फिर जनरली क्या आपका प्रिज्मेटिक, अब ये मत कहना कि सर प्रिज्मेटिक या फिर आपका क्या हुआ प्रिज्मेटिक, ये जनरली आपका स्ट्रक्चर हुआ तो जनरली पोरोसिटी क्या होगी आपकी कम होगी। पोरोसिटी क्या होगी, कम होगी। अब ये मत कह देना सर क्रम्बी क्या है, ग्रैनुअल क्या है, प्लेटी क्या है, आपका प्रिज्मेटिक क्या है। अगर ये पूछ रहे हो तो इसका मतलब आपने पिछली क्लास से नहीं देखी है, ठीक है। तो ये आपका जनरली सोइल स्ट्रक्चर का अफेक्ट होता है।
देन कॉम्पैक्टनेस की बात करें तो कॉम्पैक्टनेस का मतलब कठोर, यानी मिट्टी क्या है, हार्ड है, आपकी मिट्टी क्या है, सख्त है। तो मिट्टी अगर सख्त है यानी कि कॉम्पैक्टनेस अगर क्या है, ज्यादा है, तो पोरोसिटी आपकी क्या होगी, बताओ पोरोसिटी क्या होगी, कम होगी। पोरोसिटी क्या होगी आपकी, कम होगी। देन आपका डेप्थ यानी कि गहराई की अगर बात करते हैं, जैसे जैसे हम मिट्टी के नीचे जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो वैसे वैसे क्या आपकी कॉम्पैक्टनेस बढ़ती रहती है, मिट्टी क्या हार्ड होती रहती है, तो पोरोसिटी भी आपकी क्या होती रहेगी, आपकी कम होती रहेगी, यानी पोरोसिटी क्या है, कम होती जाएगी। बात समझ में आई। देन आ जाता है सोयल टेक्सचर। सोयल टेक्सचर की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर अगर मैं बात करूं क्ले, तो क्ले के अंदर जनरली क्या, मैंने आपको क्या बताया था, पोरोसिटी क्या होती है, हाई होती है। क्ले के अंदर पोरोसिटी क्या है, हाई होती है। देन वहीं पर अगर मैं बात करूं सैंड की, तो सैंड के अंदर जनरली आपकी पोरोसिटी क्या होती है, कम होती है। बात समझ में आई। सैंड के अंदर ओवरऑल पोरोसिटी क्या होती है, कम होती है, और क्ले के अंदर पोरोसिटी क्या होती है, हाई होती है, बता चुका हूं ऑलरेडी। ऑर्गेनिक मैटर की अगर मैं बात करता हूं तो ऑर्गेनिक मैटर अगर जनरली क्या है, ज्यादा है, ऑर्गेनिक मैटर अगर क्या है, ज्यादा है, तो पोरोसिटी भी क्या होगी, आपकी ज्यादा होगी। पोरोसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। देन टिलेज की अगर मैं बात करूं, टिलेज की बात करूं यानी कि ये आप मिट्टी है, इसकी आपने खुदाई कर दी, तो मिट्टी की अगर आप खुदाई कर देंगे तो वो लूज हो जाएगी, और लूज हो जाएगी तो उसके अंदर जनरली क्या होगा, पोरोसिटी क्या होगी, आपकी बढ़ जाएगी। पोरोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बात समझ में आई। तो ये आपको हेडिंग डालनी है। सोयल स्ट्रक्चर का क्या फर्क है, तो आप लिखेंगे उसके अंदर, अगर क्या है क्रम्बी और ग्रेनुअल स्ट्रक्चर है तो पोरोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर आपका प्लेटी या प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर है तो पोरोसिटी क्या होगी, कम होगी। देन उसी तरीके से टिलेज का डालेंगे हेडिंग, यानी कि इसी तरीके से सारी हेडिंग डालनी है। टिलेज की हेडिंग डालेंगे तो अगर हम मिट्टी की टिलेज करते हैं, भू परिष्करण करते हैं, तो मिट्टी लूज हो जाती है, और मिट्टी लूज होगी तो उसकी पोरोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस तरीके से आपको सेंटेंस बना देने हैं, कहानी खत्म हो जानी है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा भाई, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। बात क्लियर है, आगे बढ़े चलिए। नेक्स्ट यहां पर दो आपका और है पडलिंग। पडलिंग क्या है, एक तरीके का टिलेज ही होता है। पडलिंग क्या होता है, एक तरीके की टिलेज ही होती है। इस पडलिंग के अंदर एक्चुअल में हम करते क्या है, तो ध्यान से देखिए, आप लोगों ने, कई बच्चों ने देखा होगा ऐसा। धान की खेती किसने देखी है, बताओ धान की खेती किसने देखी। जैसे इस खेत के अंदर क्या है, ये आपका पानी भरा हुआ है, इस खेत के अंदर हमने क्या है, ये पानी भरा हुआ है, यानी इसके अंदर क्या है, वाटर आपका भरा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस खेत के अंदर पानी भर दिया, और क्या है, इस खेत के अंदर अब ट्रैक्टर चलाया जाता है। जैसे आपने धान की खेती देखी होगी ना, धान की खेती में क्या करते हैं हम, जनरली जो है पहले खेत को तैयार करने के लिए उस खेत के अंदर पानी भर देते हैं, और फिर उसमें जो है ट्रैक्टर को चलाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, उससे ट्रैक्टर को चलाने से क्या होता है, जो आपका पानी है और मिट्टी है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। फिलहाल इतना समझ लीजिए, उसी को हम क्या कहते हैं, पडलिंग कहते हैं। और जब जनरली क्या है, आपका पानी और मिट्टी अच्छे से, बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, तो वो जनरली क्या आपकी, वो बहुत ज्यादा क्या है, आपके टाइटली पैक तो नहीं कह सकते, यानी उससे एयर जो है आपकी रिमूव हो जाती है, वो 100% एरिया क्या आपका पानी उसको ले लेता है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो पोरोसिटी क्या होने लगती है, कम होने लगती है। पोरोसिटी क्या है आपकी, कम हो जाती है। देन बात करें क्रॉपिंग की, यानी फसल उत्पादन की बात करें, तो मैंने पिछली क्लास के अंदर भी बताया था, क्रॉपिंग में जनरली क्या, ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा, आपका कम होगा, और ऑर्गेनिक मैटर अगर कम होगा तो पोरोसिटी भी जनरली क्या होगी, कम होगी, है ना। पोरोसिटी भी क्या होगी, ऑर्गेनिक मैटर मतलब कि कार्बनिक पदार्थ। अगर आप फसल उगाएंगे तो उस कार्बनिक पदार्थ का प्रयोग कौन कर लेंगे, फसल कर लेंगी, तो ऑर्गेनिक मैटर कम होने लगेगा उसके अंदर, तो पोरोसिटी क्या हो जाएगी, उससे कम हो जाएगी। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो कि पोरोसिटी को क्या करते हैं, आपके अफेक्ट करते हैं। पोरोसिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। बताओ, इतनी बात क्लियर होगी, सभी को समझ आ चुकी है, आगे बढ़े चलिए। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं यहां पर सोयल एयर के बारे में, यानी कि जो है आपकी मृदा वायु के बारे में बात करते हैं। सोयल एयर किसे कहते हैं, वो या आपका ध्यान से सुनना। तो यहां पर आपकी सोयल एयर, यानी कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मिट्टी के अंदर क्या है, 50% सॉलिड होता है, 50% पोरस होता है। उस पोरस के अंदर क्या है, आपकी एयर और वाटर दोनों चीजें प्रेजेंट होती है। तो यानी मिट्टी के अंदर भी क्या है, आपकी हवा प्रेजेंट होती है, इतनी बात तो आपको पता है।
लेकिन मिट्टी के अंदर एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में कितनी हवा होती है वो आपको यहां पर जो है पता होना चाहिए। तो आप इसको जनरली जो है यहां पर नोट कर लीजिए, यानी कि यहां पर जो है गैसेस का, यानी सबसे पहले मैं यहां पर आपको क्या लिखाऊंगा, गैसेस के नेम, ठीक है, यहां गैसेस के नेम लिखवाऊंगा। देन आपका एटमॉस्फेयर के अंदर वो आपकी कितनी प्रेजेंट है, ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर कितनी प्रेजेंट है। देन इसके अलावा जो है आपकी वो सोयल के अंदर कितनी प्रेजेंट है, इसको आप लिख लेंगे। चलिए सभी बच्चे भाई नोट कर लेंगे इस बात को। अगर मैं बात करूं गैसेस की तो सबसे पहले आपका ले लीजिए नाइट्रोजन। आप लोगों ने पढ़ा होगा एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन कितनी है, 78% आप लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन एग्जैक्ट कितनी होती है, तो एग्जैक्ट आपकी होती है 78.08% जो है एग्जैक्ट आपकी होती है। सोइल के अंदर कितनी होती है, तो 78.6% जो है सोइल के अंदर होती है, यानी मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन होती है। देन उसके बाद ऑक्सीजन की बात करें, आपने एटमॉस्फेयर के अंदर कितनी पढ़ी है, 21% पढ़ी होगी। एग्जैक्ट आपकी कितनी होती है, तो 20.95% जो है एग्जैक्ट होती है। और सोइल के अंदर आपकी कितनी होगी, तो सोइल के अंदर जनरली जो है वो आपकी होती है 20%। देन उसके बाद मैं बात करूं यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड आप लोगों ने पढ़ी होगी 0.033% के आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है एटमॉस्फेयर के अंदर। सोइल के अंदर कितनी होती है, 0.25 से लेके 0.3% जो है आपकी वो सोइल के अंदर देखने को मिलती है। तो यहां पर आप एक चीज नोट करना, नाइट्रोजन किस में ज्यादा है, मिट्टी के अंदर ज्यादा है। और बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन किसके अंदर ज्यादा है, जो है एटमॉस्फेयर के अंदर ज्यादा है, और आपकी सोइल के अंदर क्या है, कम है, ठीक है। देन अगर मैं बात करूं यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपकी सोइल के अंदर ज्यादा है और एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, कम है। ये बात आप लोगों ने नोट की यहां पर। तो देखिए यहां पर जनरली क्या है, ऑक्सीजन कम है, यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा है। यहां पर जनरली क्या है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड कम है, यहां पर जनरली क्या आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ज्यादा है। इतनी बात आपको समझ आई। अब बात यह आ जाती है ऐसा है क्यों, ऐसा है क्यों, तो ध्यान से सुनिए। पौधे क्या है, आपके सांस लेते हैं, पौधे भी क्या करते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं। जब पौधे रेस्पायरेशन करते हैं तो वो क्या करते हैं, आपके कार्बन डाइऑक्साइड को जो है छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को क्या है, लेते हैं। कहोगे क्या कह रहे हो सर, हम तो ये पढ़ते आ रहे हैं अभी तक कि पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वो क्या आपका पौधों की पत्तियों के अंदर होता है, वो होता है आपका फोटोसिंथेसिस के अंदर, प्रकाश संश्लेषण के अंदर। लेकिन पौधे भी आपके लिविंग है, उनके अंदर भी जान है, तो वो भी सांस लेते हैं। और जब पौधे सांस लेते हैं तो पौधे क्या, कोई भी लिविंग विंग जब सांस लेता है, कोई भी लिविंग चीज जब सांस लेती है तो वो हमेशा क्या करती है, आपकी जो है वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती है और ऑक्सीजन को क्या करती है, आपकी अपटेक करती है। बात समझ में आई। इसी तरीके से मिट्टी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, ये भी जनरली आपके सेम रेस्पायरेशन करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे, छोड़ेंगे, और ऑक्सीजन क्या करेंगे, लेंगे। अब देखिए यहां पर मिट्टी के अंदर क्या है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने वाले तो हैं, लेकिन ऑक्सीजन देने वाला यहां पर कोई नहीं है, ऑक्सीजन लेने वाले सारे के सारे हैं। यही रीजन है कि मिट्टी के अंदर जनरली क्या, ऑक्सीजन आपकी कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, आपकी ज्यादा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ज्यादा होती है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा, सर मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आती कहां से है, तो वो आती है भाई एटमॉस्फेयर से। अब आप ये भी कह रहे होंगे कि सर जब एटमॉस्फेयर से मिट्टी के अंदर कार्बन डाइऑक्सीजन आती है तो जनरली आपका मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा आ जानी चाहिए, क्यों नहीं आ पाती, क्यों नहीं आ पाती, वो इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि यहां देखिए आपका ये क्या है, मिट्टी है, यानी कि ये सॉलिड है, और ये क्या है, आपका एटमॉस्फेयर है, ये जनरली क्या है, आपका गैसेस वाला पोर्शन है। तो हवा जो है वो आपकी इतनी आसानी से जो है चेंज नहीं हो पाती, यानी कि हवा को एक्सचेंज होने में क्या है, समय लगता है। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल ज्यादा रही है और ऑक्सीजन जो है वो आपकी क्या है, ज्यादा कंज्यूम हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर आपकी नहीं जा पा रही है और ऑक्सीजन क्या है, आपकी नीचे उतनी नहीं आ पा रही है जितनी यहां पर नीचे चाहिए। तो इसी वजह से आपकी मिट्टी के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, ऑक्सीजन क्या है, कम होती है। ये आप जो है यहां पर स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। क्लियर हो चुका है इतनी बात।
इतनी बात सभी को क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका सोइल के अंदर एयर कितनी प्रेजेंट होती है और एटमॉस्फेयर के अंदर एयर कितनी प्रेजेंट है वो आपको यहां पर पता चल चुका है। तो यहीं पर जो है हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ये हमारा बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का बैच है। अगर आप सेमेस्टर के अंदर यानी कि बैच के अंदर एनरोल होना चाहते हैं तो आप एनरोल हो सकते हैं। सिंपली आपको एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन, अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहां से जो है आपको रजिस्ट्रेशन करके आप इस बैच के अंदर जुड़ सकते हैं। देन ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, सभी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा और इसके साथ ही साथ जो है हम क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। क्लास को लाइक करना और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।